हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक इंडियन पॉलिटी के जितने भी आर्टिकल हैं उन सबको आज मैं काफ़ी आसानी से और एकदम ट्रिक से आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आज अपन 100+ MCQ के जरिए सारे आर्टिकल को कवर करेंगे, जिसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कई एग्जाम्स के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं उन सबको आज मैं आपको समझाने वाला हूं और किस तरह ट्रिक से अपन उनको हल करेंगे और याद करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है। तो पहला ऑप्शन है एकात्मक राज्य, दूसरा ऑप्शन है राज्यों का संघ, तीसरा ऑप्शन है संघीय गणराज्य, चौथा ऑप्शन है द्विसदनीय लोकतंत्र। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 के अंदर आपको राज्यों का संघ घोषित किया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य को संघ में शामिल करने का अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 है संसद, ऑप्शन नंबर 3 है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 4 है चुनाव आयोग। तो इनमें से किसके पास अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद के पास वो अधिकार होता है कि वो नए राज्यों को संघ में शामिल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य बनाने या सीमाएं बदलने का अधिकार किसे हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है संसद को, तीसरा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल को, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संसद। तो यहाँ पर भी ऑप्शन संसद को ही यहाँ पर सीमाएं बदलने या नए राज्य बनाने का अधिकार होता है, क्योंकि संसद की अनुमति के बिना कोई भी राज्य का नाम चेंज नहीं किया जा सकता, ना उसकी सीमाओं में कोई फेरबदल किया जा सकता है। सारा काम संसद से ही होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 4 के अनुसार राज्य पुनर्गठन विधेयक किस प्रकार का विधेयक होता है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है धन विधेयक, दूसरा ऑप्शन है वित्त विधेयक, तीसरा ऑप्शन है साधारण विधेयक, चौथा ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक। तो इनमें से अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक। जो पुनर्गठन विधेयक होता है ये एक्चुअली साधारण विधेयक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता किस तिथि से निर्धारित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1950। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। इस तारीख से ही आपको नागरिकता प्रारंभ के समय जो नागरिकता है वो घोषित होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है, यह कब लागू हुआ था। पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 12 अगस्त 1955, चौथा ऑप्शन है 25 दिसंबर 1960। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही यहाँ पर जो पाकिस्तान से आए प्रवासियों की जो नागरिकता है वो संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 7 के अनुसार पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होती है यदि वह कितने समय में वापस नहीं आता है। पहला ऑप्शन है 3 महीने में, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने में, तीसरा ऑप्शन है 12 महीने में, चौथा ऑप्शन है 24 महीने में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर। अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान गया है और पुनः भारत आना चाहता है तो 12 महीने के अंदर अंदर वापस भारत आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है यहां पर कि भारतीय नागरिकता बरकरार रहेगी। दूसरा ऑप्शन है भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है भारतीय नागरिकता निलंबित होती है। चौथा ऑप्शन है भारतीय नागरिकता के साथ साथ अन्य राज्य की नागरिकता भी हो सकती है, मतलब दोहरी नागरिकता हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर कोई भी व्यक्ति अन्य राज्य या अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दो नागरिकता के साथ नहीं रह सकता, ये यहाँ पर भारत की एकल नागरिकता में दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 14 किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता। तीसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। चौथा ऑप्शन है भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिलता है। ये यहाँ पर अनुच्छेद 14 में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कई मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध करता है निम्न में से किस आधार पर। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि जो अनुच्छेद 15 है उसमें किस प्रकार का भेदभाव दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है पहला ऑप्शन संपत्ति के आधार पर, दूसरा है राजनीतिक विचार के आधार पर, तीसरा है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर, चौथा है भाषा के आधार पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर यदि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो आर्टिकल 15 के तहत उसको संरक्षण मिलेगा, ये इसका मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समानता प्रदान करता है, इसका अपवाद क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, इसका पहला ऑप्शन है वेतन, दूसरा ऑप्शन है आरक्षण, तीसरा ऑप्शन है पदोन्नति, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर छुट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आरक्षण। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा, क्योंकि सभी के अंदर यहाँ पर सभी जाति के लोगों को वेतन समान मिलता है, पदोन्नति भी समान होती है, छुट्टी भी समान मिलती है, लेकिन आरक्षण SC ST को ही मिलता है, OBC को मिलता है, लेकिन जनरल को आरक्षण नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर समानता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, मतलब छुआछूत को समाप्त करता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 के अंदर आपको अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्त किया गया है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो इसको आप याद रखना कि छुआछूत किसके अंदर है? अनुच्छेद 17 के अंदर। 15 के अंदर क्या है? जन्म, जाति, लिंग के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो अनुच्छेद 15 के आधार पर उसको संरक्षण मिलता है। अनुच्छेद 16 में क्या है?
अनुच्छेद 16 में समानता का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर जो आरक्षण है ये इसका अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों मतलब टाइटल्स को समाप्त करता है, जैसे महाराजा वगैरह अगर ये कोई अपने नाम के आगे लगाता है तो ऐसी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है कि अब वो नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है? पहला ऑप्शन है अपने पास अनुच्छेद 14 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 18 में, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अनुसार जो उपाधियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अपने पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 19(1) का क्लोज ए किस अधिकार की गारंटी देता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है संपत्ति, दूसरा ऑप्शन है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है धर्म प्रचार, चौथा ऑप्शन है संघ बनाने का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह आपको 19(1) के क्लोज 1 में दे रखा है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) के क्लोज 1 में है। कई एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखना, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि भारतीय संविधान में दोहरे दंड का निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20(1), दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20(2) में, तीसरा ऑप्शन है 20(3) के अंदर, चौथा ऑप्शन है 20(4) के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 के क्लोज 2 के अंदर। यहाँ पर आपको किसी भी अपराध के लिए दोहरे दंड का निषेध दिया गया है, मतलब किसी भी व्यक्ति को एक बारी सजा दी जा सकती है, उसको एक ही अपराध के लिए बार बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 20 क्लोज 2 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है रोजगार का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 में क्या दे रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 21 में दे रखा है। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 21(a) मतलब 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो ये आर्टिकल है 21 का क्लोज ए, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है अपने पास 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन। इसी के जरिए आपको 21 क्लोज ए जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के अंदर, जिसके अंदर बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाले ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अनिवार्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 12 घंटे में, दूसरा ऑप्शन है 24 घंटे में, तीसरा ऑप्शन है 48 घंटे में, चौथा ऑप्शन है 72 घंटे में। मतलब मजिस्ट्रेट के पास कितने समय में पेश किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में। 24 घंटे के अंदर किसी भी क्रिमिनल को जज के पास जाना पड़ता है, ताकि जज उसकी सुनवाई कर सके या कोई अन्य डेट दे सके। ठीक है, ये यहाँ पर अपने संविधान के अंदर दे रखा है अनुच्छेद 22 के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 किसके विरुद्ध संरक्षण देता है। ठीक है, पहला है भेदभाव, दूसरा है यहाँ पर धर्म परिवर्तन, तीसरा है बेगार और मानव तस्करी, चौथा है संपत्ति हड़पना। तो यहाँ पर जो 23 हैं किसके विरुद्ध संरक्षण देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, बेगार और मानव तस्करी। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बेगार और मानव तस्करी के विरुद्ध यहाँ पर अनुच्छेद 23 के अंदर दे रखा है कि कोई भी किसी भी छोटे बच्चे से मतलब फ्री में कोई भी काम नहीं करवाएगा या उसको किसी काम के बदले आपको कुछ ना कुछ पैसे या कुछ वस्तुएं आपको देना पड़ेगा, मतलब उससे फालतू में बेगार नहीं करवाया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 23 के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किस बात का प्रतिषेध करता है। ठीक है, यहां बोल रहा है कि पहला ऑप्शन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम कराना, दूसरा ऑप्शन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का काम कराना, तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों से कारखानों में काम कराना, चौथा ऑप्शन है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खदानों में काम कराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष से। अगर कोई बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अपने पास आर्टिकल 21A के तहत सरकार ये बोलती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पेरेंट्स को कानूनी अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है इसका राइट आंसर। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष से कम के बच्चों को यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं कराया जाएगा, यह अनुच्छेद 24 में दे रखा है। ठीक है, याद रख लोगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 25 से 28 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दे रखी है कि आप इसके अंदर किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किस अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, चौथा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। यह आपको आर्टिकल 25 के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का निर्धारण किस आधार पर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहां पर केवल धार्मिक आधार पर, दूसरा ऑप्शन है भाषाई आधार पर, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक और भाषाई दोनों आधार पर, चौथा ऑप्शन है केवल जाति के आधार पर। जो अल्पसंख्यक हैं इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, भाषाई और धार्मिक दोनों आधार पर यहां पर अपन अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि मूल अनुच्छेद 31 को भारतीय संविधान से कब और किस संशोधन द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया। ठीक है, जो अनुच्छेद 31 था मूल संविधान के अंदर, उसको किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था।
यह आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, दूसरा है 44वीं संविधान संशोधन 1978 द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 24वीं संविधान संशोधन 1971 द्वारा, चौथा है 31वीं संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वीं संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो आर्टिकल 31 है उसको हटा दिया गया और इसके जगह आर्टिकल 301 के अंदर आपको यहाँ पर भूमि सुधार जो अधिनियम आया था या जो भूमि से रिलेटेड जो संशोधन था उसको अनुच्छेद 31 से हटाकर आपको 301 के अंदर डाल दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले ये मूल अधिकार था, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या प्रदान करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपातकाल, दूसरा ऑप्शन है पंचायत राज चुनाव, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय में रीट और चौथा ऑप्शन है नागरिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार की समस्या है उस हिसाब से आपको रीट जारी की जाती है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो रीट हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 5 प्रकार की रीट है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, दूसरी है परमादेश रीट हो जाएगी, तीसरी है अपने पास प्रतिषेध रीट हो जाएगी, चौथी है अधिकार पर्चा हो जाएगी और पांचवी हो जाएगी अपने पास उत्प्रेक्षण। ठीक है, ये 5 प्रकार की अपने पास रीट होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। ठीक है, यह आप याद रखना कि जो रीट होती हैं आर्टिकल 32 के अनुसार कितनी प्रकार की रीट होती है? 5 प्रकार की रीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार देता है, किस प्रकार? यह आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है नागरिकों के लिए, दूसरा ऑप्शन है सशस्त्र बलों के लिए, तीसरा ऑप्शन है विदेशियों के लिए, चौथा ऑप्शन है बच्चों के लिए। मतलब जो मौलिक अधिकार हैं किसके लिए सीमित किए गए हैं यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सशस्त्र बलों के लिए। मतलब जो अपनी फौज हैं या जो पैरामिलिट्री हैं, जितनी भी फोर्स वाली जॉब हैं उसके अंदर आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित कर दिया जाता है। आप बिना अनुमति कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर सकते, बिना अनुमति के आप किसी भी डेटा को इधर से उधर नहीं भेज सकते। तो ये आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसको सीमित कर दिया जाता है इस प्रकार। ठीक है, अगर आपकी जॉब लग जाती है गवर्नमेंट जिसमें आपको फोर्स की जॉब करना होता है तो उसमें आपके मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते सरकार की अनुमति के बिना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। कौन देता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अपने पास राज्य को, दूसरा ऑप्शन है संसद को, तीसरा है राष्ट्रपति को, चौथा है उच्च न्यायालय को। किसको अधिकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद को यह अधिकार होता है कि वो मौलिक अधिकार लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है 39A, दूसरा ऑप्शन है 39B, तीसरा ऑप्शन है 39C, चौथा ऑप्शन है 39D। ठीक है, तो किसके अंदर आपको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है? यह आपको ऑप्शन नंबर डी मतलब 39D के अंदर आपको ये दे रखा है कि समान कार्य के लिए आपको समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ठीक है, पहला ऑप्शन है
नगर पालिकाओं से, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों से, तीसरा ऑप्शन है जिला परिषदों से, चौथा ऑप्शन है विधानसभाओं से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों से। मतलब जो अनुच्छेद 40 हैं इसके अंदर आपको ग्राम पंचायतों से संबंधित दे रखा है। ये महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि ग्राम पंचायतें आपको सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि मनरेगा मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, यह आपको मैं बता देता हूँ। कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 43 के अंदर मनरेगा दे रखा है, या अनुच्छेद 44 में, या अनुच्छेद 41 में, या अनुच्छेद 45 में। किस अनुच्छेद के अंदर आपको मनरेगा से संबंधित दे रखा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41 में आपको मनरेगा से संबंधित दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर पंचायत राज, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति, तीसरा ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण। तो क्या हो जाएगा अपने पास इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, समान नागरिक संहिता, जो कि अनुच्छेद 44 के अंदर दे रखा है। और ये एक्चुअली भारत के अंदर 2 राज्यों के अंदर लागू भी हो चुकी है। ये कौन कौन से हैं? पहला तो हो जाएगा अपने पास गोवा, दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड। तो इन 2 राज्यों के अंदर समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है गोवध पर प्रतिबंध और पशुओं की नस्ल सुधार में, दूसरा ऑप्शन है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से, चौथा ऑप्शन है मत्स्य पालन का मद्यपान का निषेध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवध पर निषेध या प्रतिबंध, आपको आर्टिकल 48 में दे रखा है। तो ये यहां पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इसको कब संविधान में जोड़ा गया? ये आपको बताना है। मतलब जो आर्टिकल ए है इसका संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, ये आपको याद रखना है। और यहां से पूछ लिया कि ये कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 74वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, या 86वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण है ये आर्टिकल 48A के अंदर जोड़ा गया कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अपने को यहाँ पर कार्य करना है तो इसको संविधान के अंदर डाल देते हैं, तो ये करना बाध्यकारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें आपको आर्टिकल ए दे रखा है, 48A दे रखा है, इसमें पर्यावरण संरक्षण दे रखा है, इसको आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय स्मारकों ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दे रखा है? ठीक है, जैसे जैसे ताजमहल हुआ, चाहे लाल किला हुआ, कुतुब मीनार हुई, ये सब ऐतिहासिक चीजें हैं। इन स्मारकों को आपको संरक्षण करना है, तो ये सब आपको किस आर्टिकल में दे रखा है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 1 के अनुसार 48A में, अनुच्छेद बी ऑप्शन के अनुसार अनुच्छेद 49 में, सी ऑप्शन के अनुसार अनुच्छेद 51A के क्लोज जी में, सब क्लोज जी, और डी ऑप्शन के अनुसार अनुच्छेद 25 में। तो किस ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 49 के अंदर आपको ये दे रखा है
कि जो राष्ट्रीय स्मारक और ऐतिहासिक महत्व की वस्तु हैं आपको उनका संरक्षण करना है, वहां पर किसी प्रकार की तोड़ाताड़ी या गंदगी नहीं फैलानी है। यह आपको अनुच्छेद 49 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा यहाँ पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन है पंचायतों का गठन। चौथा ऑप्शन है समान नागरिक संहिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक करना है। यही आपको यहाँ पर अनुच्छेद 50 में दे रखा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग कार्य करेगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 51 किसकी वकालत करता है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा समान वेतन। दूसरा ऑप्शन में दे रखा है पशु संरक्षण। तीसरा ऑप्शन में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति। चौथा ऑप्शन में दे रखा है स्मारकों की रक्षा। तो ये तो मैंने आपको सारे पहले बता चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51A के अंदर आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दे रखी है। ये आर्टिकल 44 में हो जाएगा, ये आर्टिकल 48 में हो जाएगा, या आर्टिकल 49 में हो जाएगा, और 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य जोड़े गए किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद के 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन द्वारा। दूसरा ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तीसरा ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। चौथा ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपको 51A के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। और वो सारे आर्टिकल भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसकी ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी ट्रिक मिल जाएगी। काफ़ी आसानी से अपन सारे के सारे जितने भी मौलिक करते हैं उनको अपन काफ़ी आसानी से याद कर लेते हैं। उस वीडियो के अंदर मैं आपको उसकी ट्रिक बता रखा है, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लेना, ताकि जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको याद हो सकें। मैं यहाँ पर भी आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो अपने पास 51A के अंदर क्या दे रखा है? राष्ट्रगान दे रखा है। ठीक है, ये आप याद रखना। और यहाँ पर 51A के सब क्लोज बी में क्या है? बी से हो जाएगा बापू। बापू मतलब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं उनको आपको याद रखना है। तो 51A के क्लोज बी में क्या हो जाएगा? आंदोलन से रिलेटेड हो जाएगा। 51C में क्या हो जाएगा? फिर सी मतलब कंप्लीट यूनिटी, मतलब एकता के बारे में हो जाएगा। डी मतलब क्या हो जाएगा? डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा के बारे में हो जाएगा। ई मतलब क्या हो जाएगा? इक्वलिटी, मतलब समानता के बारे में हो जाएगा। एफ मतलब क्या है? फैंसी कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति के बारे में हो जाएगा। ठीक है, और जी मतलब हो जाएगा ग्रीन नेचर, मतलब पर्यावरण के बारे में हो जाएगा। एच मतलब ह्यूमैनिटी, मानवता के बारे में हो जाएगा। और आई मतलब इंडियन प्रॉपर्टी, मतलब सार्वजनिक संपत्ति के बारे में हो जाएगा। जे मतलब जॉइंट एक्टिविटी, मतलब सामूहिक कार्य के बारे में या गतिविधि के बारे में हो जाएगा। के मतलब किड्स एजुकेशन, मतलब बाल शिक्षा के बारे में हो जाएगा। तो ये 11 आपके पास मौलिक कर्तव्य हैं। इनको मैंने आपको ट्रिक से भी बता दिया है, यहाँ पर रिवीजन करवा दिया। आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा एक बार, आपको काफ़ी आसानी से ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे, क्योंकि कई एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे के अंदर जो CBT 2 होता है उसके अंदर तो डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये NTPC का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहे कि अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति पद की
स्थापना करता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष। तो राष्ट्रपति होता है वो कितने समय के लिए होता है? एक्चुअली 5 वर्ष के लिए ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, और उसकी भी मैंने आपको ट्रिक बना रखी है, वो 53 पे आप जाके देख सकते हैं। तो अपने पास सबसे पहले 352 में क्या है? राष्ट्रपति का पद दे रखा है। और 353 के अंदर क्या देगा? कार्यकारी शक्ति दे रखा है राष्ट्रपति की। 54 के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव दे रखा है। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दे रखा है। 56 में कार्यकाल दे रखा है। 57 में पुनः चुनाव की पात्रता दे रखा है। 58 में योग्यता दे रखा है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होगी। 59 के अंदर शर्तें दे रखा है। 60 के अंदर शपथ दे रखा है। और 61 में महाभियोग दे रखा है। ये सारे आर्टिकल की ट्रिक में आपको बता रखा है पहले ही। यहाँ अपन इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस आर्टिकल के अंदर क्या दे रखा है। तो ये आप याद रखना, बाकी इसको लंबे समय तक याद रखने के लिए वो ट्रिक आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 52 में, दूसरा है अनुच्छेद 63 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 61 में, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 72 में। तो किस आर्टिकल के अंदर उपराष्ट्रपति का पद दे रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। 63 के अंदर आपको उपराष्ट्रपति की पद की व्यवस्था दे रखी है कि आर्टिकल 63 के अंदर भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, याद रखना। और इससे रिलेटेड आपको कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दे रखा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 63 में, दूसरा है 64 में, तीसरा है अनुच्छेद 66 में, चौथा है अनुच्छेद 89 में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 64 के अंदर ये दे रखा है कि जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है, किस अनुच्छेद में दे रखा है? यह आपसे पूछ रहा है। अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 66 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 65 में आपको दे रखा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? पहला है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य द्वारा, दूसरा है संसद के दोनों सदनों में सभी सदस्य मतलब निर्वाचित भी हो और मनोनीत भी हो, तीसरा है केवल लोकसभा द्वारा, चौथा ऑप्शन है राज्य विधानमंडलों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो कि निर्वाचित भी हों और मनोनीत भी हों, सब उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति पद की समाप्ति कब होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है कार्यकाल पूरा होने पर, दूसरा ऑप्शन है पद त्याग होने पर, तीसरा ऑप्शन है हटाए जाने पर, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। मतलब जो राष्ट्रपति का पद है अगर उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसको उसके पद की समाप्त कर दिया जाता है। अगर वो त्याग पत्र देना चाहता है तब भी वो उसके पद समाप्त हो जाएगा। वो अगर हटना चाहता है तब भी उसको उपराष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद
69 में उपराष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल के समक्ष, दूसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा, चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो किसके समक्ष उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति या उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति नामित किया जाता है उनके समक्ष उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 70 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है यदि राष्ट्रपति बीमार हो जाए या अनुपस्थित हो जाए या पदमुक्त हो जाए या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। सभी मतलब राष्ट्रपति को अगर कोई बीमारी हो जाए तब उपराष्ट्रपति उसका पद का निर्वहन करेगा, या अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तब उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो अनुच्छेद 70 दे रखा है इसमें राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा कारण। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे रखा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 52 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 72 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 74 में, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 123 में। तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति मिली है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 72 के अंदर। अनुच्छेद 72 के अंदर ही राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति मिल रखी है। राष्ट्रपति अगर किसी को फांसी हो रही है तो उसे भी क्षमा कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल हैं फांसी को छोड़कर सारे जितने भी समाधान की शक्ति होती है वो राज्यपाल के पास भी होती है। मतलब किसी की सजा को कम करना हो या किसी की सजा को समाप्त करना हो, ये सब सारी जितने भी राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है समाधान की, वो सब अनुच्छेद 72 के अंदर दे रखा है। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद व्यवस्था किस अनुच्छेद में दे रखा है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 72 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 74 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75 में, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 78 में। तो किस अनुच्छेद में दे रखा है ये कि जो राष्ट्रपति हैं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दे रखा है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74 में। आर्टिकल 74 के अंदर ये दे रखा है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन मिलकर या मुख्य न्यायाधीश? कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। यह आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नियुक्त होता है, या इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, वैसे में प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ना कि मनोनीत किया जाता है और ना ही निर्वाचित तो होता है लेकिन मनोनीत नहीं होता, वो एक्चुअली नियुक्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि काफी कंफ्यूज होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है संसद। तो किसके द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। यह अनुच्छेद 76 में दे रखा है, यह आप याद रखना। और अगर आपको एडवोकेट जनरल पूछे तो वो 165 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है संघ सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर होता है। यह किस अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 80 में,
अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 77 में, अनुच्छेद 78 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 77 के अंदर दे रखा है कि जो राष्ट्रपति के जो संघ सरकार के जो कार्य हैं राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होंगे। ये आपको अनुच्छेद 77 में दे रखा है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बोल रहा है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 77 में, अनुच्छेद 78 में। तो कर्तव्य किस अनुच्छेद में दे रखे प्रधानमंत्री के? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 में। यह आपको प्रधानमंत्री के कर्तव्य देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास, यहाँ दे रखा है कि अनुच्छेद 52वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो मतलब यहाँ ये बोल दिया कि जो अनुच्छेद 79 है इसमें क्या दे रखा है? संसद है। और संसद में कौन कौन शामिल है? तो पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है केवल राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के अंदर कौन कौन शामिल हो जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर आप संसद बनाती है। ये तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 245, दूसरा ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन है 543, चौथा ऑप्शन है 552। तो यहाँ पर राज्यसभा पूछ रहा है, राज्यसभा के अंदर अधिकतम संख्या 250 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 543, 545, 550 या 555। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अधिकतम पूछ रहा है। तो अधिकतम यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के अंदर 550 है। पहले 552 थी लेकिन अब 550 हो गई है। तो यहाँ पर जो 3 आर्टिकल हैं ये लगातार कौन कौन से? 79, 80 और 81। आप इनको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे? तो ट्रिक है आपके पास सरला। सरला मतलब इससे तो हो जाएगा क्या? संसद। र से हो जाएगा आपके पास राज्यसभा और ला से हो जाएगा आपके पास लोकसभा, ठीक है। तो आपको याद रखना है सरला। सरला मतलब संसद, राज्यसभा, लोकसभा। इसी से आपको काफी आसानी से ये तीनों आर्टिकल याद हो जाएंगे। ये कंटिन्यूअसली आर्टिकल हैं, तो सरला से आपको ये तीनों आर्टिकल याद हो जाएंगी कि 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ठीक है। तो काफी आसानी से आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 550। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 83 लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल एक्चुअली 5 वर्ष का ही होता है। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं ये सब 5 वर्ष के लिए ही बनते हैं, फिर से चुनाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सत्र को आहन, स्थगित और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किसके पास होती है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास जो संसद है उसके सत्र को आहन करना या स्थगित करना या लोकसभा को विघटित करने की शक्ति होती है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा। तो यहाँ पर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं जो कि प्रेजेंट टाइम पर ओम बिरला जी हैं, तो उसके चुनाव कौन करता है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य मिलकर ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और इसी प्रक्रिया के द्वारा आपको आर्टिकल 93 में दे रखा है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। पहला है यहाँ पर अनुच्छेद 84 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 99 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 104 में, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 124 में। तो किस अनुच्छेद के अंदर जो संसद के सदस्य द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 99 के अंदर संसद के सदस्य द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके बारे में आपको अनुच्छेद 99 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार जिसमें संसद के भाषण मत देने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 100 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 105 में, तीसरा ऑप्शन है 106 में, चौथा ऑप्शन है 108 में। किस अनुच्छेद में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, 105 के अंदर संसद के जो विशेषाधिकार हैं वो अनुच्छेद 105 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक्चुअली ये जितने भी आर्टिकल या जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये कई एग्जाम्स के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो आप इन सारे आर्टिकल्स को जब भी एग्जाम देने जाओ तो एक बार इस वीडियो का रिवीजन कर जाना, ताकि अनुच्छेद से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका गलत ना हो। ठीक है, या आप इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दे रखा है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 100 में, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 108 में, तीसरा ऑप्शन 110 में, या चौथा है 112 में। तो किस अनुच्छेद में ज्वाइंट सिटिंग दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान आपको दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। इसे कौन प्रमाणित करता है कि ये धन विधेयक हैं या साधारण विधेयक हैं, इसके बारे में कौन जानकारी देता है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है वित्त मंत्री। तो इनमें से कौन इसको ये बताएगा कि ये कौन सा विधेयक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होती है कि कोई भी जो धन विधेयक है उसको धन विधेयक मानना है या नॉर्मल विधेयक मानना है। ये पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, जो कि वर्तमान में अपने पास ओम बिरला जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देता है, वह कितने प्रकार की वीटो शक्ति रखता है। मतलब जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कितने प्रकार की वीटो होती है, वीटो पावर होती है, यह आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 2 प्रकार की वीटो होती है, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार की वीटो होती है, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार की वीटो होती है, चौथा ऑप्शन है 1 प्रकार की वीटो होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो राष्ट्रपति के 4 प्रकार की वीटो रखता है। कौन कौन सी वीटो रखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली वीटो है एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगी, मतलब निरंकुश वीटो। दूसरी हो जाएगी अपने पास सस्पेंसिव वीटो हो जाएगी, मतलब निलंबनकारी वीटो, मतलब राष्ट्रपति बहुत टाइम तक अपने पास किसी
बिल को रख सकता है। ठीक है, फिर आता है अपने पास पॉकेट वीटो, मतलब किसी भी बिल को राष्ट्रपति रख लेता है और उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता। ये पॉकेट वीटो हो जाती है। फिर आता है अपने पास योग्य वीटो या संशोधन वीटो, मतलब राष्ट्रपति ये कहता है इसके अनुसार कि इसको दोबारा संशोधन करके लाओ। ये राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार की वीटो पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि केंद्रीय बजट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दे रखा है। मतलब बजट के बारे में पूछ रहा है कि बजट किस अनुच्छेद के अंदर दे रखा है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 110 में, दूसरा है 111 में, तीसरा है 112 में, चौथा है 113 में। तो किस अनुच्छेद में अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 112 के अंदर आपको बजट के बारे में दे रखा है और संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे जाना जाता है। तो बजट अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 125 में, दूसरा है अनुच्छेद 123 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 120 में, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 129 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसी के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, मतलब इमीडिएटली कोई बिल पास कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 125 में, दूसरा है 123 में, तीसरा है 124 में, चौथा 127 में। तो किस अनुच्छेद में आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी। 124 के अंदर आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को रिकॉर्ड की अदालत घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो भी होगा वो सब रिकॉर्डेड होगा। ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 124 में, दूसरा ऑप्शन है 129 में, तीसरा ऑप्शन है 131 में, चौथा ऑप्शन है 136 में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 129 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को रिकॉर्ड की अदालत घोषित किया गया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां हो जाएगा कि 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर क्या होंगे। पहला है सुझाव मात्र होंगे, दूसरा है बाध्यकारी होंगे, तीसरा है केवल उच्च न्यायालयों पर होंगे लागू, चौथा है केवल जिला न्यायालयों पर लागू होंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब जो उच्च न्यायालय के जो भी निर्णय हैं ये सभी न्यायालयों पर एक्चुअली बाध्यकारी होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है वित्त मंत्री, चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ पर के की नियुक्ति करता है, मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि आर्टिकल 153 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो अब ये राज्य से रिलेटेड हो गया। पहला हो जाएगा मुख्यमंत्री, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति, तीसरा हो जाएगा उच्च न्यायालय, चौथा हो जाएगा विधानसभा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो कि केंद्र सरकार की अनुमति के
आधार पर ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। और मैं आपको राज्यपाल से रिलेटेड और आर्टिकल भी बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको एक ट्रिक में भी बता रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको रिवीजन बता देता हूँ। 153 में आपको राज्यपाल का प्रावधान दे रखा है, और 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति दे रखा है, 155 में नियुक्ति दे रखा है, 156 में कार्यकाल दे रखा है, 157 में योग्यताएं दे रखी है, 158 में शर्तें दे रखी है, 159 में शपथ दे रखा है, 160 में यहाँ पर कर्तव्यों का निर्वहन दे रखा है, और 161 में समाधान की शक्ति दे रखा है। राज्यपाल को भी यहाँ पर समाधान की शक्ति होती है, केवल और केवल फांसी को छोड़कर, मतलब मृत्युदंड समा नहीं कर सकता राज्यपाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 153 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 163 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 161 में, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 356 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। 163 के अंदर राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, या राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, या मुख्य न्यायाधीश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्ति आप याद रखना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के लिए एक महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 163, या अनुच्छेद 165, या अनुच्छेद 166, या अनुच्छेद 170। किस अनुच्छेद में आपको महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल के बारे में दे रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 165 के अंदर एडवोकेट जनरल के बारे में दे रखा है। और ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि मुख्यमंत्री से कोई सूचना मांग सकता है। यह अधिकार किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो पहला ऑप्शन है 163 में, दूसरा है 165 में, तीसरा 166 में, चौथा 167 में। तो किस अनुच्छेद में यह अधिकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 167 के अंदर। 167 के अंदर ही राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री से कोई सूचना मांग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 60, चौथा ऑप्शन है 75। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40। तो मतलब जो राज्य विधान परिषद है इसकी न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 198 के अनुसार राज्य विधानमंडल में धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है विधान परिषद में, दूसरा है विधानसभा में, तीसरा है दोनों में से किसी भी सदन में, चौथा है राज्यपाल के पास सीधे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा में। तो जो विधानसभा है उसी के अंदर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जो राज्य का जो धन विधेयक है जो वो क्या है कि विधानसभा के अंदर ही लाया जाता है, ये विधान परिषद के अंदर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के बजट मतलब जो राज्य का बजट है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद
200 के अंदर, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 201 में, तीसरा ऑप्शन है 202 में, चौथा ऑप्शन है 203 में। तो किस अनुच्छेद में राज्य का बजट दे रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 202 के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको इसको याद कैसे रखना है उसकी भी मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखना है कि जो राज्य सरकारें होती हैं ये एक्चुअली 2 नंबर को काम, जो राज्य के अंदर 2 नंबर के काम होते हैं उनको सही से हैंडल नहीं कर पाती हैं। तो ये बस इतनी छोटी सी ट्रिक याद रखना आप, ठीक है, कि जो राज्य सरकारें हैं ये 2 नंबर के काम को क्या करती हैं, सही से हैंडल नहीं कर पाती। उनके जो वित्तीय लेन देन हैं उनको हैंडल नहीं कर पाती। तो वित्तीय लेन देन से क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। बजट का मतलब अनुच्छेद 202 में दे रखा है। तो ये एक्चुअली मैंने अभी इंस्टेंट ट्रिक बनाई है इसकी, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर ये आ गई थी पहले, तो ये मैं आपको अभी बता चुका। तो आप इसको इस प्रकार 2 नंबर से याद रख सकते हैं जो कि अनुच्छेद 202 में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 123 में, दूसरा ऑप्शन है 213 में, तीसरा ऑप्शन है 200 में, चौथा ऑप्शन है 356 में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 213 के अंदर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और राष्ट्रपति को किस में होती है? राष्ट्रपति को 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, यहां दे रखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय अनिवार्य है। यह किस अनुच्छेद में दे रखा है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 123 में, दूसरा ऑप्शन है 213 में, तीसरा ऑप्शन है 214 में और चौथा ऑप्शन है 226 में। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 214 के अंदर आपको ये दे रखा है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा। और अब तक कितने उच्च न्यायालय हैं? ये 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 214 के अंदर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 256 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की प्रकृति क्या है? ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है संकीर्ण या सीमित, दूसरा ऑप्शन है व्यापक या असीमित, तीसरा ऑप्शन है केवल केंद्र सरकार के विरुद्ध, चौथा है केवल राज्य सरकार के विरुद्ध। मतलब जो उच्च न्यायालय है इसकी रिट का क्षेत्राधिकार की प्रकृति क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक और असीमित होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 231 किस विषय से संबंधित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति से, दूसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का स्थापना, तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय की रीट की शक्ति, चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है कि 2 या 2 से अधिक जो राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनकी स्थापना की जा सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यह आपको आर्टिकल 231 में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है विवेकाधीन शक्तियों से, दूसरा ऑप्शन है नगर पालिकाओं से, तीसरा ऑप्शन है पंचायत राज से, चौथा ऑप्शन है आपातकाल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत राज से। पंचायत राज यहाँ पर आर्टिकल 243 के अंदर दे रखा है, जिसमें पंचायत राज से रिलेटेड आपको कई 243 ए से 243 ओ तक आर्टिकल मिल जाते हैं। उसकी मैंने आपको काफ़ी आसानी से याद करने वाली एक ट्रिक वाला वीडियो बना रखा है, जो कि
लगभग 5 लाख समथिंग उस पर व्यूज आ रखे हैं, वो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ आप जिंदगी में कभी भी पंचायत राज से रिलेटेड जो आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर जैसे 243 है, इसमें अपन सबसे पहले क्या करते हैं, परिभाषा याद करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। 243 यहाँ पर 243 ए मतलब असेंबली, असेंबली मतलब सभा, तो 243 ए में सभा हो जाएगा। 243 बी मतलब बिल्ड मतलब गठन, तो पंचायतों का गठन हो जाएगा। 243 सी मतलब संरचना, तो इसमें संरचना हो जाएगी। ठीक है। और 243 डी मतलब दया करना, दया किस पर करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं पर सरकार दया करती है आरक्षण देकर, तो यहाँ पर आरक्षण हो जाएगा। ठीक है। और ई में क्या हो जाएगा, ईयर मतलब कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है। और एफ मतलब फेल कौन होता है, अयोग्य व्यक्ति, तो इसमें योग्यता हो जाएगी। ठीक है। जी मतलब ग्रेट पावर, तो इसमें पंचायत की शक्तियां हो जाएगी। एच मतलब हो जाएगा हाई टैक्स, मतलब करों के बारे में यहाँ पर 243 एच में देखा है। आई मतलब इनकम मतलब वित्त के बारे में दे रखा है आई में। जे मतलब जांच करना हो जाएगा, और मतलब पंचायत की समीक्षा के बारे में हो जाएगा। के मतलब किंग्स 11 या इलेक्शन मतलब निर्वाचन, तो के में निर्वाचन के बारे में हो जाएगा। ठीक है। एल मतलब कुछ क्षेत्रों में पंचायतों का लागू होना, तो यहाँ पर एल में लागू होना हो जाएगा। एन मतलब लागू नहीं होना, कुछ पंचायतों में लागू नहीं होना, तो ये हो जाएगा। ओ मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्शन, तो ये ऑब्जेक्शन मतलब किसी पंचायत के अंदर जो वाद विवाद वाले जो मुद्दे आते हैं या उस पर ऑब्जेक्शन लगाना, ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये जितने भी आर्टिकल थे पंचायत राज से रिलेटेड, मैं इसकी एक काफ़ी अच्छी वीडियो भी बना रखा हूँ ट्रिक के साथ, वो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप जिंदगी भर इस प्रकार आर्टिकल याद करके कभी भी नहीं बोलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 262 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है अंतरराज्य विवाद से, दूसरा ऑप्शन है अंतरराज्य नदी जल विवाद से, तीसरा ऑप्शन है अंतरराज्य व्यापार एवं वाणिज्य से, चौथा ऑप्शन है अंतरराज्य परिषद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरराज्य जल विवाद। यह आपको अनुच्छेद 262 के अंदर दे रखा है। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन कौन करता है। पहला है संसद, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ पर वित्त आयोग का गठन करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है। संपत्ति के अधिकार से, वाद चलाने का अधिकार से, व्यापार करने का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार, जो कि मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये पहले अनुच्छेद 31 के अंदर दे रखा था, अब इसको 300A में डाल दिया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 301 भारत के क्षेत्र राज्य क्षेत्र के भीतर क्या स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता, दूसरा है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तीसरा है भाषण की स्वतंत्रता, चौथा है संपत्ति की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कौन करता है, कौन कर सकता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो मतलब जो अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब जो यूपीएससी या पीसीएस जो सेवाएं होती हैं, उनका निर्माण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। तो संसद के द्वारा ही यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 315 के अनुसार भारत में कितने लोक सेवा आयोग हैं? पहला है केवल एक यूपीएससी, दूसरा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, तीसरा ऑप्शन है केवल राज्य लोक सेवा आयोग, चौथा है संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत में सभी चुनाव, जिसे संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आदि का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, पहला है संसद के द्वारा, दूसरा है निर्वाचन आयोग के द्वारा, तीसरा है राष्ट्रपति के द्वारा, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मतलब जो इनका चुनाव है ये किनके नियंत्रण में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग ही इन सबका चुनाव करवाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 326 भारत में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर कराने का प्रावधान करता है? कौन सा? 326। संपत्ति के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, या केवल पुरुष मताधिकार के आधार पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वयस्क मताधिकार के आधार पर। मतलब कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, ये चीज यहाँ पर निर्धारित की जाती है और उसी हिसाब से चुनाव किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर, कि व्यक्ति वयस्क हो गया, 18 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है अनुच्छेद 330 लोकसभा में किसके लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है केवल अनुसूचित जाति, केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आंग्ल इंडिया समुदाय। ठीक है, तो जो लोकसभा है किसके लिए आरक्षण प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए यहाँ पर 330 के अंदर आरक्षण दे रखा है लोकसभा में। ठीक है, यह आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किस आयोग का गठन किया गया है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही करवा रहा हूँ, क्योंकि कई एग्जाम में इन्हीं से आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। इससे बार कभी कभार मतलब 1% हो सकता है कि इससे बाहर पूछ ले, बाकी 99% इन्हीं आर्टिकल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, चौथा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो 338 के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आयोग होते हैं एक्चुअली। पहला है एक जो 338 में आपको अनुसूचित जाति आयोग मतलब एससी के लिए दे रखा है। फिर आता है 338 ए के अंदर अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब जो एसटी के लिए होता है। फिर आता है 338 बी के अंदर अनुसूचित पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए जो आयोग है वो 338 बी में दे रखा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है संस्कृत, चौथा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो क्या हो जाएगी संघ की राजभाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हिंदी देवनागरी है उसी को आर्टिकल 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा माना गया है। यह आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक में दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? पहला है कैबिनेट की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति। कौन करता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? पहला है राज्यपाल शासन से, दूसरा है वित्तीय आपातकाल से, तीसरा है राष्ट्रपति शासन से, चौथा है राष्ट्रीय आपातकाल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन। तो 356 के अंदर एक्चुअली राष्ट्रपति शासन दे रखा है। किसी भी राज्य के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री या राज्य सरकार सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो वहां पर केंद्र सरकार की अनुमति से राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 356 के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360 तब लागू किया जाता है जब राष्ट्रपति को संतुष्टि हो जाए कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में, चौथा ऑप्शन है युद्ध या बाह्य आक्रमण हो गया है। किस स्थिति में अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, भारत की जो वित्तीय स्थिरता या साख अगर खतरे में हो तब जाके वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद या राष्ट्रपति? किसके पास संविधान संशोधन की शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद के पास ही संविधान संशोधन करने की शक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो 370 अभी हाल ही में 2019 के अंदर जब से हटाया है तब से जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत शांति है। मतलब अभी तक पाकिस्तान जैसे देश को समझ में नहीं आया, लेकिन उनको भी एक दिन पूरी तरह नास्ते नाबूद करके पूरे जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत के अंदर मिला दिया जाएगा और पाकिस्तान देखता रह जाएगा एक दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पहला ऑप्शन है मिजोरम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और सिक्किम। तो 370 में जम्मू कश्मीर दे रखा है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? पहला है मिजोरम, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा नागालैंड, चौथा है सिक्किम। तो 71A के बारे में पूछ रहा है। 71A में विशेष प्रावधान किसके पास है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड के पास यहाँ पर 371A के अनुसार विशेष प्रावधान है, वहां की जनजातियों के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि 393 के अनुसार इस संविधान का नाम क्या है? इस संविधान का नाम क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है संविधान, दूसरा ऑप्शन है भारत गणराज्य संविधान, तीसरा ऑप्शन है भारत का संविधान, चौथा है हिंदुस्तान संविधान। तो ये आर्टिकल 393 में दे रखा है संविधान का ऑफिशियल नाम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का संविधान। यह आपको आर्टिकल 393 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि
अनुच्छेद 395 के अनुसार संविधान लागू होने पर कौन से दो प्रमुख ब्रिटिश अधिनियम स्वतः निरस्त हो गए? तो पहला ऑप्शन है अपने पास भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तीसरा ऑप्शन है रोलेट एक्ट या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये दोनों अपने आप निरस्त हो गए थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये मैं आपको यहाँ पर अब तक जितने भी आर्टिकल थे 1 से लेकर 395 तक, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये जो मैं आज आपको आर्टिकल बताया हूँ ये सारे कई एग्जाम्स के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो आप इन सारे आर्टिकल को काफ़ी अच्छे से याद कर लेना। मैंने कई जगह आपको ट्रिक भी बताई है कि किस प्रकार आपको याद रखना है, और जो मैं आपको वीडियो बताऊं कई टॉपिक के ऊपर मैं अलग से ट्रिक भी बना रखूँ। आप एक बार आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी आर्टिकल हैं वो काफ़ी आसानी से याद हो जाए, क्योंकि इन्हीं आर्टिकल से मल्टीपल टाइम बार बार घूम के सारे एग्जामों में ये आर्टिकल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।